हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ सेकेंड पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन चल रही है और साथ ही साथ नवंबर में एसएससी जीडी की एग्जाम आने वाली है। तो खासकर मैं एसएससी जीडी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैं एसएससी जीडी और एमटीएस लेवल की मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बड़ा न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैथ्स में आप 25 में 25 मार्क्स उठा के लेके आओ, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग इस मॉक टेस्ट को देखेंगे, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सेशन को अंत तक देखिए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैथ्स में 25 मार्क्स उठाओ, तो आपको ये सेशन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज के बाद ये कंटिन्यू मैथ्स की मॉक टेस्ट रहेगी, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूले और जितना हो सके चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज, ये जितनी भी चीजें हैं सब आपके लिए की जा रही है और आपकी भलाई के लिए की जा रही है। तो जितना हो सके उतना दोस्तों में आप शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है ना? तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके नंबर सिस्टम का है। क्या बोला? यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? है ना? यानी 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 80 से मुझे क्या करना होगा, इस संख्या को विभाज्य करना होगा। 3 4 7 x और y। ठीक है ना? मैंने जब 80 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ कर सकता हूँ सर 8 चौक 32, यानी 8 4 जा 32, यानी 3 2 0 कितनी आ गई? यहाँ पर आ गई 7, यहाँ पर आ गई 2 और यहाँ कट गया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर x और y आ गई। अब यहाँ पर क्या करूं? पहली बात यह है दोस्तों कि यह 80 से पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरी तरह विभाजित होगी। अब मैं यहाँ 2 7 है तो कितना डाल सकता हूँ? 8 3 तो ले ही सकता हूँ। 8 3 जा कितना होगा? 240। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगी? x आएगी। यहाँ 7 में से 4 गया, कितना आया? 3। ठीक ना? और ये क्या हो? कट गया। यानी अब जो भी आएगी, यानी 80 का टेबल में कितनी बार पढ़ूं? 80 का टेबल, इसका मतलब 3 से ज्यादा बार पढ़ना होगा, क्योंकि 320, यानी मैं 4 बार यदि पढ़ता हूं तो कितनी आती है? 320 आती है। यानी बहरहाल मुझे यहाँ पर 80 की टेबल 4 बार पढ़नी होगी, क्योंकि पहला डिजिट क्या है? 3 है। पहला डिजिट क्या देख रहे हो आप? 3 है। 3 के बाद क्या है? x और x के बाद क्या है? y। इसका मतलब जो 8 4 जा 30 है, यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये 3 तो एज इट इज 3 है और x की जगह क्या निकल के आई? x की जगह 2 और y की जगह क्या निकल के आ रही है? y की जगह 0। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 8 4 जा, यानी यहाँ पर 8 4 जा 320 लगने वाला है। समझ रहे हो ना? यानी x की जगह 2, y की जगह 0। तो आपसे पूछा है कि x प्लस y का सम कितना होगा? तो x प्लस y का सम कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन क्या हो जाए? ए। ठीक है? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर समझ में आई होगी और इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, क्योंकि 25 क्वेश्चंस करना है। एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त और अंतवृत्त के क्षेत्रफलों का योग। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त, यानी अंतर के अंतवृत्त, ठीक है, और परिवृत्त दोनों का अर्धव्यास। तो मैं बता दूं, अंतवृत्त और परिवृत्त, यानी अंतवृत्त और परिवृत्त दोनों का जो रेडियस होता है, यदि अंतवृत्त हुआ, ध्यान से समझना, यदि अंतवृत्त हुआ तो अंतवृत्त का रेडियस क्या होता है? यदि मान लो साइड मेरा क्या है? ट्राइंगल का साइड समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का साइड को यदि मैं a मान लूं, इसकी साइड क्या है? इसकी साइड को मैं यदि a मान लूं, तो r इक्वल टू क्या हो? अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? a बाय 2√3, a बाय 2√3। ठीक है ना? और बाह्य वृत्त, यदि बाह्य वृत्त का r बराबर क्या होता है? बाह्य वृत्त का r बराबर होता है a बाय √3। ठीक है ना?
अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग, अंतवृत्त और परिवृत्त दोनों के क्षेत्रफलों का योग यानी पाई आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब सर अंतवृत्त यानी क्या हो जाएगा, पाई पाई ए स्क्वायर, इसको लूंगा तो पाई ए स्क्वायर बाय 3 हो गया यहाँ पर, और इसको लूंगा तो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, 2 का 4 4 3 12 बराबर क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, 770 सॉरी। अब मैं देख रहा हूं कि पाई ए स्क्वायर 3 कॉमन हो जाएगी, मैंने यहाँ पर पाई ए स्क्वायर 3 यहां से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1/4, ठीक है ना, और यहाँ क्या बचा 770, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है सर जी, कोई परेशानी नहीं है। फिर यहाँ पर पाई ए स्क्वायर और 3 लिखा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंटू 5/4 लिख सकता हूँ, 5/4 लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 770, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए पाई ए स्क्वायर क्या था, यहाँ पर पाई की जगह में क्या बैठा सकता, पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख दूं, पाई ए स्क्वायर बाई 3 इंटू क्या था 5/4, 5/4, 5/4 इक्वल टू था 770, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 नीचे 7 हो जाएगी, इंटू यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, इक्वल टू 770। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 11 2 जा और यहाँ पर 11 7 जा, ठीक है, कोई डाउट। फिर आप यहाँ से कर सकते हो, 5 से आप कर सकते हो तो क्या होगा 14 हो जाएगा, और 2 से आप इसको उड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 7 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 3 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, और यहाँ 12 हो रहा है, यानी यहाँ पर देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 49, कितना हो रहा है 49 इंटू 12, ए स्क्वायर इक्वल टू 49/12। क्वेश्चंस क्या कह रही है, क्वेश्चंस कह रही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी सर होता है √3/4 ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर √3/4, इस तरह की 1-2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा जो आपके लिए चैलेंज होगा, और इस तरह की क्वेश्चंस आपको शुरू में ही मिलेगा। मैंने इस क्वेश्चंस को शुरू में क्यों लाया, मैंने इस क्वेश्चंस को शुरू में इसलिए लाया ताकि स्टूडेंट भारी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें उसका टाइम किल होगा, और बाद में बहुत सारे हल्के हल्के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको बनाने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए पहले तुरंत कुछ सेकंड टाइम इन्वेस्ट करके आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, और जो इजी क्वेश्चन है उसे पहले बनाइए, ठीक है ना, जिससे कि लास्ट में कुछ भारी सवाल नहीं भी बनेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना है कि अंतवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है सर, अंतवृत्त की त्रिज्या होती है, आपको ये याद रखना होगा कि a√3, परिवृत्त की बाह्य वृत्त की कितनी होती है तो a/√3, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैंने कर दिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख रहे हैं, शुरू में ही मेंसुरेशन डाला गया है, जानबूझ के इसकी ऐसी मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि आपको आदत पड़े कि शुरू में आपको हार्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। एक घनाभ, घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड, ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, यदि लंबाई और ऊंचाई का 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई ये वाला है ना, लंबाई ये वाला है, और क्या है ऊंचाई ये वाला है, यानी 9 में से मैं सबको ऐसे मान लूं, यहाँ मान सकता हूं कि ऐसे देखो 19 में से 13 चला गया, 19 में से 13 गया तो कितना है 6, यानी यार समझ रहे हो ना, यानी लंबाई लंबाई कितनी है 19, ऊंचाई कितनी है 13, इक्वल टू कितनी हो गई 30, यानी सर 6 यूनिट बराबर 30 होती है, 1 यूनिट बराबर 5 होती है ना। तो 19 यूनिट बराबर कितनी होगी, 19 यूनिट बराबर कितनी होगी, यानी जो 19 है यहाँ पर अनुपात 11 है, यहाँ पर अनुपात जो 13 है,
यहाँ पर फटाफट निकाल लेंगे। तो 19 पचे 95, 11 पचे 55 और 13 पचे 65 निकल गया मेरा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर निकल गया। तो आयतन पूछा है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम कितना हो गया 95 इंटू 55 इंटू 65। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 5 जब 5, लास्ट में 5 सब में होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा ये नहीं होगा, दोनों में 5 होगा, है ना, दोनों में 5 होगा। तो दोनों में देखो 95 को यदि 55 से, तभी तो ये हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये संख्या सबसे बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती है। आप मैथ बनाते बनाते इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप देख के ही समझ जाते हो कि कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लॉ ऑफ इंडिसेस का मैथ है, फटाफट बनाओ। 3 यहाँ देखो बेस 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 3 की पावर 10 है ना, और यहाँ पर क्या हुआ 3 की क्या होती क्यूब होती है, तो मैंने यहाँ 3 का क्यूब किया और क्यूब और 2 क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है और स्क्वायर ऊपर में है तो 4 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 3 की पावर n। अब बेस रहने से, बेस सेम रहने से पावर ऐड होती है, यानी 10 और 6 कितना हो गया 16, और 4 प्लस n कितना हो गया यहाँ पर 4 प्लस n। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 16 में से 4 गया कितना हो गया 12, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 12, n की वैल्यू हो गई सर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 40 20 का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, क्या होगा बताओ, 24 40 का HCF क्या होगा, क्या होगा जल्दी मुझे बताओ। 24 के 8 की पहाड़ा में सब आते हैं, 4 की पहाड़ा में सब आते हैं, किसके पहाड़ा में सब आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ 8 की पहाड़ा में तो सब आते हैं, 4 की पहाड़ा से 4 की पहाड़ा में भी सब आते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन आता है, अधिकतम कौन, महत्तम समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो देखो 24 को क्या करेंगे तोड़ लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 40 को तोड़ लिया, 40 को मैंने तोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 पंचे 40, 2 गुने 5। अब 120 को, इसको 20 को तोड़ूंगा तो कितना होगा 5 से 15 15 120, 8 और गुने 3 गुने 5। मैं देख रहा हूं कि सब में क्या बराबर है, सब में 2 2 2 बराबर है, यानी एचसीएफ कितना हो गया 8। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए मिलते हैं कि आप टाइम को सेव कर सको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया है ये 12 12 12 ऐड कर दी कितना हो गया 36, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को ले लिए 2 3 6 का एलसीएम कितना हो गया सर जी 6 हो गया, 2 से किए 3, 3 से किए यहाँ पर 2, 6 से किए 1, 3 2 1 कितना हो गया 36 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 37, है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ 3 2 5 5 प्लस 1 6 बाई 6 कितना 1, यानी ये पार्ट से, ये पूरे पार्ट से क्या निकल का है 1 निकल का आया, और ये 36 था, 36 प्लस 1 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। अब देखो ये x की, इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, यानी आप बैठा दो यहाँ पर 4/7 है ना, प्लस 2 इंटू क्या हो गया 2 इंटू हो गया 5, ठीक है, माइनस x की वैल्यू कितनी 4, फिर यहाँ बैठा दो 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस x की वैल्यू 4, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/7, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया कितना हो गया 10 में से 4 गया 6, और 5 दूनी 10, 10 में 10 और 4 कितना हो गया 14, 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है 14, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 और 8 कितना 14, 14/14 कितना होता है 1। बहुत जल्दी आप कर सकते हो, इससे भी स्पीड कर सकते हो, मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है ताकि आप मैथ भी बनाओ सीखते भी जाओ। अब देखो यहाँ पर 4 का 4 होगा, इसका 0.0 मैंने क्या बताया था स्क्वायर रूट में कि दशमलव के बाद 2 अंक यदि हो तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा 0.2, मैंने बताया था कि 2 अंक रहेंगे तो 1 के बाद दशमलव होंगे, यहाँ पर निकल गया आपका कितना 0-2। लेकिन नीचे में ऐसा है क्या, नीचे में ऐसा है क्या, जल्दी से मुझे आप बताइए कि 4 प्लस √4 है, 4 प्लस क्या है √4 है, तो इसका क्या होगा सर, तो इसको मैंने बताया था, इसका जो निकल के आएगा एजप्शंस, इसका जो निकल के आएगा वो 0.63 आएगा, 0.63 आएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि 0.2 का बड़ा निकल के आता है,
यही तो खास बात है स्क्वायर रूट की। अब इसको आप करो तो कितनी निकल के आएगी, यहाँ जी 3.80 और यहाँ निकल के आ जाएगी कितनी 463, यानी 4.63। ठीक है ना, दशमलव उठ जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 380, नीचे हो जाएगा 463। अब कितना होगा, लगभग कितना होगा सर, लगभग निकट मान, यानी लगभग 4 का पारा में 4 8 32, 8 बार, यानी कितनी आएगी 0.8। 0.8 इसका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है ना, 0.8 इसका निकटतम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला 2 4 6 198 का मध्य पद निकालने का क्या तरीका है। मध्य पद निकालने का तरीका है, यानी मध्य पद है, यानी आप लिखो मध्य पद यानी मिडिल टर्म। तो मध्य पद निकालने का प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद कितना है सर, चुटकियों में निकाल सकते हो 2, और अंतिम पद कितना है सर 198 अपॉन क्या करना है 2, 200 बट्टा कितना हो गया 100। कितना हो गया आंसर 100। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाता है, संख्या क्या है। बताइए दोस्तों, मैंने संख्या को क्या माना है, संख्या क्या होती है हमेशा 100%। 100% से क्या हो गया 107%। कितनी की वृद्धि हुई सर, 7% की वृद्धि हुई। जब 7% की वृद्धि हुई तो 84 वृद्धि हो जाती है, तो 7% बराबर 84, तो 1% बराबर कितनी हो जाएगी 14। तो संख्या क्या है 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगी 140। ठीक ना, यानी कितनी हो जाएगी 100 7 14 सत्ते, सॉरी यहाँ कितना हो गया 12 सत्ते 84, सॉरी 12 सत्ते 84 होता है ना, तो 1% बराबर क्या होगा 12, 100% बराबर क्या होगा 1200। ठीक है ना, भावनाओं में बह जा रहे हैं। हल्का सवाल देखिए ना, 100% देखिए संख्या क्या है 100%, तो वृद्धि कितनी होगी 107, यानी 7 की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है 7 की, जो कि 84 के बराबर है। तो 7% 84, तो 1% 12, तो 100% 1200, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साड़ी 1900 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, एक साड़ी को 1900 रुपया में बेची जाती है, विक्रेता 5%, विक्रेता क्या करता है 5% नुकसान होता है। जब 1900 रुपए में बेची जाती है तो 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बताया है ना इस तरह का मैथ प्रॉफिट एंड लॉस में। 5% नुकसान, आइए 5% यहां करते हैं पहले। 5% का मतलब क्या, 5% का मतलब सर जी 1/20 है ना। 5% का मतलब यहां करते हैं, ठीक रहेगा। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20, यानी सर जी प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमें नीचे का क्या बताता है, ये सीपी, और ये क्या लॉस है, तो यानी लॉस। यानी हमने खरीदा था, हमने वस्तु को खरीदा था 20 में और बेचा कितना में, जल्दी बताओ, बेचा कितना में 19 में, है ना, बेची ना। तो 19 रेशियो बराबर, अब देखो क्या हो रहा है 15% लाभ रखना चाहता हूं, तो 15% का लाभ, 15% का लाभ बराबर क्या होता है 3/20। अब ये जो बंदा है ना वो 20 में तो खरीदा है, अब बेचना चाहता है 23 में। सीधी सी बात है कि 19, जो ये 19 है ना, 19 यूनिट किसके बराबर होगा 1900, क्योंकि यही तो नुकसान हो रहा है ना, एक यूनिट का नुकसान के कारण ही तो 1900 रुपए, मतलब कितना बेचा, सीपी 20 यूनिट है, एसपी यूनिट 19 यूनिट है, यानी 19 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1900 रुपया हो जाएगा। एक यूनिट में कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। यानी उसने खरीदा था कितना में, सर जी उसने खरीदा था कितना में, तो इसने खरीदा था कितना में, तो 2000 में खरीदा था। कितना में खरीदा था 2000 में खरीदा था और 1900 में बेच दिया। ठीक है ना, अब वो चाहता है कि उस साड़ी को किस मूल्य में बेचे, तो 23 मूल्य में बेचना चाह रहा है ना, 23 मूल्य में बेचना चाह रहा है। 23 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2300 रुपया, यानी एक यूनिट में 100 रुपया, तो 23 यूनिट में कितना 2300 रुपया। सिंपल,
कुछ नहीं करना था। बात समझे? मैंने क्या किया, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया। 20 से 19 फिर 15%, तो सीपी बदलेगी क्या? सारी तो एक ही है ना। तो फिर 3/20, फिर 20 से कितना हो गया 23, यानी 19 में बेचा तो 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। अब 15% लाभ अर्जित कर रहा है तो कितना में बेचना पड़ेगा, 2300 में बेचना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला लगा क्या? कुछ नहीं लगता है दोस्तों। सिर्फ आप रेशियो मेथड को इस्तेमाल करें और आपको भारी से भारी मैथ आसानी से बन जाती है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि क्वेश्चंस की तरीके समझ में आ रहे हो, क्वेश्चंस अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। किसी संख्या का 32%, ध्यान से समझना, उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। मानी कोई भी संख्या हो, उसकी 32% और उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या निकालो। यानी इन दोनों का अंतर ही ना, यानी इन दोनों का अंतर ही है ना ऑलरेडी। यानी 32% घटाव 17% कितना है, किसके बराबर है सर जी, 120 के बराबर है। तो 12 में से 7 गया तो 5, और 2 में से गया तो 1, तो 15% बराबर यदि 120 हो तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। 8। संख्या का मान, संख्या कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर 800। ठीक है, 100% बराबर 800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। 60% अधिक रख लिया, फिर 25% क्या करता है, छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना है। सिंपल, आपको एसपी निकालना है ना, आपको एसपी निकालना है। पहले 1600 रुपया को क्या किया, अधिक किया, यानी आप निकाल लो 1600 का क्या अधिक दाम रखा, यानी एमपी। ये आप क्या निकाल रहे हो, एमपी, है ना, ये एमपी हो गया। लेकिन अब क्या करे, 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 25% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 75। 75 बट्टे कितना हो गया, 100। अब ये दो शून्य से दो शून्य कट गया, ठीक है। अब ये शून्य से ये शून्य कट गया, ठीक। अब 5 से काट दो, 5 से कटे 15 पचम 75 और 5 दूनी 10, 2 से इसे काट दो 8 बार में, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 12 से गुना कर दो, 12 12 छक 72, हम 12 का हम 12, अब 12 सात कितना होता है, 12 और 7, 12 7 19, 1920 रुपया। यानी उसका दाम आप कितना हो जाता है, उसका दाम हो जाता है दोस्तों 1920 रुपया। आई बात समझ में। यानी मैंने पहले क्या किया, क्रय मूल्य पर 60% बढ़ा के 160, फिर इस पर छूट दिया यानी 75 बट्टे 100, फिर आप काट दिया 1920 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, एक व्यक्ति इसे 50% तथा 25% दो क्रमिक छूट पर खरीदता है तो 165 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह वस्तु को 62.5% लाभ पर बेचता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दो क्रमिक छूट मिली है कि नहीं मिली बताओ मुझे। यहाँ पर दो क्रमिक छूट आपको मिली है और दो क्रमिक छूट क्या होगा, यहाँ पर आपको दो क्रमिक छूट दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो क्रमिक छूट दिया गया है, एक बार 50% की, एक बार 25% की, एक बार 50% की, एक बार 25% की छूट मिला। किस पर, किस पर, इस पर, है ना। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि क्रमिक छूट के बाद, दो क्रमिक छूट के बाद, दो क्रमिक छूट के बाद, यानी दो क्रमिक छूट के बाद दो क्रमिक छूट के बाद, तो दो क्रमिक छूट के बाद कितना, 2375 इंटू 50% की छूट तो 50 ही होगा, है ना। 25% की छूट यानी 75 होगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये दो बार में कट गया, ये कट गया तीन बार में, ये कट गया चार बार में, चार दूनी 8। अब 8 से इसे भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा, इसको मैंने भागा लगा के रखा है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 890,890.625, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले आप छोड़ देंगे, पहले हल्के हल्के क्वेश्चंस बनाएंगे, तब जाके इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बीच में ये क्वेश्चंस आ गया तो इसे भी बनाने लगे, बिल्कुल नहीं।
जैसे ही आपको भारी कोई क्वेश्चन दिखा उसको स्किप करें, क्योंकि दोस्तों आपको 5 ऐसे सम्स दिए जाएंगे ना कि जो भारी होंगे, बाकी जो 20 सम्स होंगे बहुत ही इजी होंगे, ठीक है ना। तो 5 सम्स के कारण आप अपने 20 सम्स को ना खोए। अब देखो, दो क्रमिक छूट देने के बाद कितनी हो गई, 890 6.25 हो गई। हाँ, जिसकी मैथ अच्छी हो तो ये धड़ल्ले से बनाते चला जाएगा, लेकिन जिसकी मैथ थोड़ी भी खराब है तो पहले अपने आसान आसान मैथ बनाए, तब जाके भारी मैथ के लिए समय दे, ठीक है। अब बोल रहा है 165 रुपये मरम्मत में खर्च होता है, तो ऐड होगा ना, मरम्मत में खर्च होता है तो वो भी ऐड होगा। तो यानी अब मरम्मत के बाद कितना हो गया, मरम्मत के बाद, तो मरम्मत के बाद जो इसका हो जाएगा 890.625 प्लस 165, कितनी हो जाएगी इसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट हो जाएगी सर 1055.625, ठीक है ना। देख रहे हो नंबर भी हार्ड है। अब इसमें 62% की क्या कर दी छूट, क्या कर दिया, साढ़े 62% लाभ प्राप्त करना है। किस पर लाभ प्राप्त करना है, इसी पर साढ़े 62% लाभ प्राप्त करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1055.625 इंटू 162.5, बहुत टफ हो जाएगा, है ना। और इस तरह से आपको बनाना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1715.39, ठीक है। तो 171539 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको शुरू में ही आपको हार्ड क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस हार्ड क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, पहले इजी सम्स बनाने हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि 5 सम्स आपको पूरे पेपर को बिगाड़ने के लिए काफी होता है, ठीक है ना। देखो आगे हल्की सम्स। तो तीन संख्या ए बी सी इस प्रकार की है कि a प्लस बी 5, b प्लस सी 7.5 और c प्लस, सबको जोड़ दो। सबको मैं यदि जोड़ दूंगा तो a प्लस बी कितनी है यहाँ पर 5 है ना। फिर क्या है b प्लस सी कितनी यहाँ पर आपका 7.5 है, ठीक है। और c प्लस क्या है, c प्लस a क्या है यहाँ पर 8.5 है, ठीक। अब क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। तो मैंने ऐड किया तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या निकल के आया, 8 8 7 15 15 16 16 5 21, कितना निकल के आ जाएगा इसी ना, 8 7 15 15 15 16 16 5 21 21 निकल के चल आएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 21। अब मैं देख रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। अब मुझे क्या हो, इन संख्याओं का औसत, तो एवरेज में यदि निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10.5 को 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना हो गया 3.5। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके इजी सम्स रहेंगे, बस आपको समझदारी के साथ क्या करना है, जो हार्ड सम्स स्किप करते हुए इजी सम्स बनाना है। अब देखो ये पी क्यू का अनुपात कितनी इजी है ना, बिल्कुल रहेगा, आपको इजी सम्स बिल्कुल रहेंगे, ठीक है ना। अब इसको कर लो आप पी और क्यू करोगे, यहाँ पर ये क्या है 3p और नीचे क्या है 7, और यहाँ पर क्या है 4q और नीचे क्या है यहाँ पर 11, ठीक है ना। तो मैं यहाँ p और यहाँ q को यदि लेता हूँ तो क्या 11 3 जा क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे 33 हो जाएगी, और 7 चौके 28, p की वैल्यू क्या 28, क्या हो गया 28:33। बस नेक्स्ट सम, एक व्यक्ति को 10.2 प्रति किलोग्राम और 14.40 प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में, किस अनुपात जहां रहेगा, समझ लेना एलिगेशन लगेगा, किस अनुपात जहां रहेगा समझ लेना एलिगेशन लगेगा, में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण के मूल्य 12.60 हो जाए। बहुत ही सिंपल, देखो 10.20 और यहाँ पर 14.40, और एवरेज कितना है, एवरेज कितना है, मिश्रण का एवरेज कितना है 12.60, इसके साथ इसको घटाएंगे, इसके साथ इसको घटाएंगे, तो 14.40 में 12.60 घटा
तो कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। इससे यदि ये घटा तो कितना हो जाएगा, है ना। इससे यदि ये घटा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 14.40 में से 40 का 0 हो गया यहाँ पर, 14 में से 6 गया तो क्या हो गया, 8 हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो गया, 3 में से 13 में से 2 गया तो 1 हो गया, 1.8। इधर से मैं घटाऊंगा तो 6 में से गया 0 में से 0, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, और यहाँ पर कितना हो गया 2 है, 2.40। अब मैं देख रहा हूँ कट जाएगा, ये 18 और 24 हो जाएगा। देख रहा हूँ 6 3 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 4 24। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के सम्स आपको बहुत ही आसान होते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को रुपए 10.20 प्रति किलोग्राम और 14.40 प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का मूल्य कर देंगे, यहाँ पर बाद का मूल्य कर देंगे, और ये वाला क्या होता है हमेशा एवरेज होता है, यानी दोनों का मिलाकर क्या होता है, ये एवरेज होता है। ठीक है, इससे ये घटता है, इससे ये घटता है, इन दोनों का क्या निकल गया अनुपात, 3:4 क्या निकल गया अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट सम्स। एक राशि ने 4 साल में 6.25 प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। कितना का ब्याज प्राप्त करता है, 3200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। तो वो राशि क्या है, एक साल का दर कितना है 6.25%, तो 4 साल का कितना होगा 6.25% को 4 से यदि इंटू कर दूं तो 6 चौक 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 25%। 25% बराबर क्या होता है सर 1/4। और मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल होता है और ये क्या है इंटरेस्ट है, यानी एक एक इंटरेस्ट क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 3200 है, तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 8 और 12, यानी 12,800। बस, यानी सर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 था, तो 4 साल का कितना 25%, और 25% का ही तो ब्याज मिला है। 25% 1/4, 4 प्रिंसिपल है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक बराबर 3,200, तो 4 बराबर 12,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलने पर वाली राशि क्या होगी, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली राशि क्या होगी। मैंने क्या बताया था, यदि सीआई 2 वर्षों पर हो, 2 वर्ष पर हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव, यानी सर 35 प्लस 35 प्लस 35 गुने 35/100, यानी मैं 35 35 70, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 25, यानी मैं देख रहा हूँ 70 प्लस यहाँ हो जाएगा 12 25, 12.25, यानी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 82.25% हो रहा है, 82.25% हो रहा है। ठीक ना। चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी, वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। इसे सीधी सी क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है सर जी, ये 82.25% जो निकल आया वो सीआई है, क्या है, ओनली फॉर सीआई है। हाँ, 2 वर्षों का 35% रेट से क्या है 35 गुने 35/100, 2 वर्षों का क्या सीआई है। लेकिन मुझे क्या है चक्रवृद्धि से, वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि, यानी क्या पूछा जा रहा है अमाउंट, मुझसे क्या पूछा जा रहा है अमाउंट। ठीक है ना। तो जब मैं अमाउंट निकालूंगा तो अमाउंट क्या होगा, 100% तो मेरा मूलधन है, मूलधन कितना प्रतिशत होता है हमेशा 100% होता है, और इतना मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी क्या हो जो भी मेरे पास पैसा है, यानी 24,000 रुपया जो मेरे पास है उसका कितना 182%। ठीक है, हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, क्या कर सकते थे 82.5 यानी 82.25% को हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते थे, अपॉन क्या हो गया यहाँ पर 100। ठीक है ना। अब देखो ये डिसिमल हट गया,
अब ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इस टोटल 240 को यदि इससे मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाएगी, 5 0 तो आएगी ही लास्ट में, मतलब 5 नहीं होने वाला, ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा, 4 3 4 3 4 3 7 4 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, चेक कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी ना, यदि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए होता है तो आप ये फॉर्मूला पुट करो। सबसे पहले उसका सीआई निकालो, सीआई का रेट निकालो। सीआई का क्या निकालना है, रेट। सीआई का रेट कितना हो जाएगा, यानी सीआई कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव फॉर्मूला पर करना ना भूले, क्योंकि इससे आसानी से आपकी 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल जाता है, ठीक है ना। ये सक्सेसिव हर जगह काम की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 18 दिन में बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है। ए करता है आपका 18 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, बी करता है 36 दिन में। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया, 36। इफिशियंसी कितनी इसकी 2 की इफिशियंसी, इसकी 3 की इफिशियंसी। लेकिन सर वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों काम करते हैं, 9 दिनों के लिए वो काम करते, सॉरी 36 का 36 होगा ना। वे क्या करते हैं, वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत काम शेष बचता है, यानी वो 9 दिनों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखा कि दोनों यदि मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में काम शेष होता, 12 दिन में। दोनों यदि मिलकर काम करता तो 12 दिन में काम शेष होता। लेकिन वो ये कितने दिन काम करते हैं, यानी 12 दिन में 9 दिन के लिए एक साथ करते हैं, यानी 9 दिन करते हैं, यानी 9 दिन किया, कितने दिन किया, दोनों मिलकर कितना दिन किया, 9 दिन, दोनों मिलकर किया, दोनों मिलकर किया, दोनों मिलकर 9 दिन किया। तो शेष कितना हो गया, शेष कितना हो गया, शेष हो गया सर जी 12 में से 9 घटा दिया तो बचा 3। शेष काम की प्रतिशत कितनी होगी, शेष काम का प्रतिशत हो जाएगा 3/12 गुने 100। 3/12 गुने 100 कितना होता है, 25%, ठीक है, 25%। सिंपल सा सवाल था कि 9 दिन काम कर लिया है, 12 दिन का काम था, बचा कितना, 3 दिन। 3 किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में, गुने 100 यानी 25%। आ रही बात समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि जरूर समझ में आई होगी। एक्स तथा वाई एक टंकी में 36 घंटे में भर सकते हैं, वाई जेड 48 घंटे में, एक्स जेड 72 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल खुले हो तो कितने समय घंटे भर सकते हैं। आइए, एक्स प्लस वाई कितने दिनों में, 36 घंटों में। फिर वाई प्लस जेड, इस तरह के बेसिक सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने घंटों में, 48 घंटों में। एक्स प्लस जेड कितने घंटों में, 72 घंटों में। सबका एफिशिएंसी क्या होगा, 72 48 36, 72 48 36 का क्या होगा, 144। कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना, 144। 36 6 चौक 24 और 4 3 12, 4 हो जाएगा। 48 3 अट्ठे 24, 4 3 12, 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना, 2 हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो एफिशिएंसी है ये क्या निकल के आएगी, यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये निकल के आएगी यहाँ पर। ये जो 9 है, ये जो 2 है, 2 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ जाके इंटू हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पर इस तरह से यदि लिखूं तो ये 144 हो गया, है ना। ये जो 2 है, यानी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 144 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी एफिशिएंसी यानी तीनों मिलकर काम को तीनों घंटे खोल देते, एफिशिएंसी 4 3 7 2 9, एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 9। अब इसे 9 से क्या करना, भाग करना है। 9 से जैसे ही मैंने भाग किया तो 9 एकम 9, 9 छक्के 54, यानी 32 घंटा में ये क्या करेंगे, टंकी को भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान में 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, सेकेंड के 1/10 भागों में कितने मीटर यात्रा करेगा। दूरी निकालना है ना। तो आप बताइए मुझे
दूरी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो अब मुझे दूरी यदि निकालना है तो क्या करना होगा, स्पीड कितनी है सर, स्पीड है 1260, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में करना हो तो क्या करेंगे, कितने मीटर पूछिए ना, यानी मीटर पर सेकेंड में हमें करना ही, यानी 5/18 कितने समय में, 1/10 समय में, ठीक है ना। अब ये 0 से 0 कट गया, 18 के पारा में 126, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 7 7 पंचे 35, 18 कट गया, 7 पंचे 35, ये कितने मीटर चलेगी, 1/10 सेकेंड में ये 35 मीटर की यात्रा तय करेगी, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि वह दूरी 8 घंटे में तय करना चाहती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। फिर से मैथ आ गया, यानी सबसे पहले जो चीज है वो डिस्टेंस निकालना, यानी जब मैं डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस जब निकाल लिया तो हो गया मेरे पास काम आसान। अब इस दूरी को वो 8 घंटे में यदि तय करना होती तो डिवाइड कर दिया, अब 8 नमा 72 यानी कितना हो जाएगा 54, यानी गाड़ी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलानी होगी तो 6 घंटा के बजाय 8 घंटा में ट्रेन पहुंचेगी। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है ना। तो औसत आयु जब 2 वर्ष बढ़ती है तो कितने खिलाड़ियों में बढ़ती है सर, अब 13 आदमी हो गया, 13 आदमी में कितनी बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 26, कितनी बढ़ गई 26 हो गया, है ना। 13 में कितना हो गया, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले कितना था, पहले कितना था औसत आयु 23 वर्ष, यानी अब क्या है 23 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ देना है। तो ये हुआ शॉर्टकट तरीका, ये हुआ शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग तरीका क्या है, 12 खिलाड़ियों को निकाल लेंगे, यानी 12 गुने 23 कितना हो जाएगा, 12 गुने 23 हो जाएगा 276, ठीक है ना। अब 13 आदमी आ गया और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया, यानी कितना हो गया 25, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 26 और 4 होता है आपका 32। अब दोनों में यदि माइनस कर देंगे तो प्रशिक्षक का उम्र कितना होगा, 325 में से 276 माइनस कर देंगे, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, ठीक है ना। प्रशिक्षक का उम्र कितनी हो जाएगी, 49 वर्ष, ठीक है। नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर, नाव जो है धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल यानी जिधर धारा जा रही है उधर नाव जा रही है तो 4 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति कितनी है, बहुत ही सिंपल है, शांत जल में नाव की गति कितनी है, तो शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर जी कि 1/2, 1/2 धारा के अनुकूल नाव, धारा के अनुकूल नाव, ध्यान से समझना, धारा के अनुकूल नाव, धारा के अनुकूल नाव प्लस हाँ धारा के प्रतिकूल नाव, धारा के प्रतिकूल नाव, ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल नाव कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की कितना हो जाएगा, तो हमें भाग देना होगा ना 4 से, यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि अनुकूल की, धारा के अनुकूल वेग कितनी है, धारा के अनुकूल, यहाँ मैं यदि निकालूं कि धारा के अनुकूल यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मेरी स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम मेरी स्पीड है, मैं 16 से 4 से भागा दूं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और अप स्ट्रीम कितनी है, अप स्ट्रीम में देख रहा हूं 12 से मैं भागा दूं 6 को तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 6 और 2 को क्या करना है मुझे, यहाँ पर 1/2 सॉरी 4 प्लस 2, यानी 6/2, 6/2 कितनी हो जाएगी 3, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आंसर हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
उम्मीद है आपको मैंने पूरी अच्छी तरह से डिटेल में आपको बताया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसा लगा? बिल्कुल, ये पूरे मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, इस क्वेश्चंस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार हो सके उतनी बार इस क्वेश्चंस को बनाइए क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी जीडी में अपना भविष्य देख रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगानी होगी। ठीक है ना? तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़िए और अपने जीवन को सुधारिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये सारी मेहनत ना आपके लिए की जा रही है। आप जितना मुझे इनकरेज करेंगे मैं आपके लिए उतना मेहनत करूँगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।